क्यों पढ़ रहे हो किसी की तलाश में जब आ चुके हो विनोद सर की क्लास में। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पब्लिक कैरियर में। मैं विनोद आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। टॉपिक रहेगा मराठा साम्राज्य। इससे पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को मुगल काल पढ़ाया था, तो वो वीडियो भी आप लोग ज़रूर देखिए। यहीं आई बटन में लिंक है, वो पिछली वाली वीडियो भी देखिए। मराठा साम्राज्य का सबसे पहले तो ये जानकारी होना जरूरी है कि इतिहास क्या कहता है। मराठा साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। चलिए पढ़ते हैं मराठा साम्राज्य को और याद करते हैं। यहाँ से मेन पॉइंट मैंने इस वीडियो में शामिल किए हैं। सबसे पहले मराठा साम्राज्य में, क्योंकि मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी महाराज को माना जाता है, तो याद रखना शिवाजी महाराज जो कि 1627 से है ना 1680 ईस्वी तक रहे। जो शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को इनका जन्म हुआ पुणे के निकट शिवनेर के दुर्ग में। ये पुणे कहाँ पर है दोस्त? पुणे है एमएच महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में शिवनेर के दुर्ग, दुर्ग का मतलब होता है किले, है ना, याद रखना। तो आपसे पूछेगा शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ? 1627 ईस्वी में। कहाँ पे? ऑप्शन में पुणे भी हो सकता है, या ऑप्शन में शिवनेर का दुर्ग भी हो सकता है, शिवनेर का किला भी हो सकता है। कुछ भी ऑप्शन एक्सेट्रा आप लोगों को मिलेगा। अच्छा, मैं बात करता हूँ शिवाजी की माता का। तो शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था और पिता का नाम शहाजी भोसले था। याद रखना, ठीक है ना। चलिए, कुछ और मत पढ़ना, ध्यान से पढ़ना इसको। शिवाजी के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव उनकी माता जीजाबाई तथा संरक्षक, है ना, कोणदेव, है ना, कोणदेव सबसे ज़्यादा इनके व्यक्तिगत यानी पर्सनल लाइफ पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट किन दो व्यक्तियों का पड़ा था? तो एक तो इनकी माता थी जीजाबाई, एक इनके संरक्षक थे, है ना, कोणदेव। तो इनका सबसे ज़्यादा इफेक्ट शिवाजी की लाइफ पर पड़ा था। तो यही क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेगा। शिवाजी के गुरु का नाम पूछा जाएगा, तो शिवाजी के गुरु का नाम था समर्थ रामदास, है ना, समर्थ रामदास इनके गुरु का नाम था। शिवाजी का मूल उद्देश्य मराठों की बिखरी हुई शक्ति को एकत्रित करके स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना था। तो आप लोगों से ये पूछेगा शिवाजी का मूल उद्देश्य क्या था? तो एकीकृत करना और स्वतंत्र सत्ता स्थापित करना, ठीक है ना। शिवाजी में हिंदू धर्म की सुरक्षा करने की भावना थी। तो किस धर्म की सुरक्षा करने की भावना? हिंदू धर्म। परंतु उनका उद्देश्य राजनीति था। याद रखना, राजनीतिक था उद्देश्य, याद रखो, ठीक है। चलिए, 1643 ईस्वी में सर्वप्रथम शिवाजी ने बीजापुर के सिंहगढ़ के किले पर अपना कब्जा किया। अच्छा, आपसे पूछेगा जो बीजापुर गोल गुम्बज कर्नाटक में, आपने सुना ना गोल गुम्बज बीजापुर, गोल गुम्बज कहाँ है? बीजापुर में। बीजापुर कहाँ? कर्नाटक में। तो वहीं बीजापुर के सिंहगढ़ के किले पर अपना कब्जा किसने जमाया? शिवाजी ने। कब जमाया? 1643 ईस्वी में। कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लेगा। उसके बाद 1646 ईस्वी में इन्होंने तोरण को भी अपने अधीन कर लिया। तोरण, ये तोरण को किसने अपने अधीन किया? शिवाजी ने। सिंहगढ़ को या सिंहगढ़ के किले को अपने अधीन किसने किया? शिवाजी ने। कहाँ है सिंहगढ़? बीजापुर। बीजापुर कहाँ है? कर्नाटक में, ठीक है ना। याद रखो, यहाँ से एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट बनेगा। अगला पॉइंट, 1656 ईस्वी में शिवाजी की महत्वपूर्ण विजय जावली की थी। आपसे पूछेगा जावली विजय किसने प्राप्त की? शिवाजी ने। कब? 1656 में। जावली एक मराठा सरदार चंद्रराव मौर्य के अधिकार में था। तो मराठा ही थे, है ना, जो कि सरदार चंद्रराव मौर्य थे, उनके अधिकार में था जावली। लेकिन जावली को इन्होंने अपने अधिकार में कर लिया शिवाजी ने। मुगलों से शिवाजी की पहली या मुगलों से शिवाजी का पहला मुकाबला 1657 ईस्वी में हुआ था, जब वह बीजापुर की तरफ से मुगलों से युद्ध, मतलब जब वह बीजापुर की तरफ से मुगलों से युद्ध कर रहे थे। तो पहला मुकाबला मुगलों से 1657 ईस्वी में शिवाजी का हुआ था। तो यही पूछ लेगा शिवाजी मुगलों से कब भिड़े, ये कब युद्ध हुआ? 1657 में मुगलों से, ठीक है ना। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। शिवाजी की शक्ति को देखकर बीजापुर शासक आश्चर्यचकित हो उठा और उसने शिवाजी की शक्ति को दबाने के लिए 1659 ईस्वी में अपने योग्य सरदार अफजल खां के नेतृत्व में एक सैनिक की टुकड़ी भेजी। शिवाजी शक्तिशाली शासक थे, है ना। तो शिवाजी की शक्ति को दबाने के लिए किसने किसने
जो टुकड़ी भेजी थी, बोलिए, बीजापुर के शासक ने, और उनका योग्य सरदार था अफजल खां। उसके नेतृत्व में एक सैनिक टुकड़ी आई थी, सैनिकों की। ब्राह्मण दूत कृष्ण जी भास्कर ने शिवाजी को अफजल खां का वास्तविक उद्देश्य बता दिया था। तो आपसे पूछेगा अफजल खां का वास्तविक उद्देश्य शिवाजी को किसने बताया, है ना। ब्राह्मण दूत थे, कौन थे, कृष्ण जी भास्कर, जिन्होंने शिवाजी को अफजल खां का उद्देश्य बताया था। 2 नवंबर 1659 ईस्वी को शिवाजी अफजल खां की मुलाकात प्रतापगढ़ के दक्षिण स्थित पार नामक स्थान पर हुई, जहां पर शिवाजी ने उसकी हत्या कर दी थी। तो आपसे पूछेगा अफजल की हत्या किसने की, शिवाजी ने। कहाँ पे की थी, प्रतापगढ़ के दक्षिण में स्थित पार नामक स्थान पर। याद रखना, कब की थी, 2 नवंबर 1659 ईस्वी को शिवाजी ने हत्या कर दी थी अफजल खां की। औरंगजेब ने शाइस्ता खां को शिवाजी को पराजित करने के लिए 1660 ईस्वी में दक्षिण का गवर्नर नियुक्त किया था, क्योंकि मुगल वंश का अंतिम शासक अगर आप लोगों से पूछे तो औरंगजेब ही था। तो औरंगजेब ने इस्ताई खां को शिवाजी को पराजित करने के लिए 1660 ईस्वी में दक्षिण का गवर्नर नियुक्त किया था। इस्ताई खां ने बीजापुर राज्य से मिलकर शिवाजी को समाप्त करने की योजना बनाई थी। तो आपसे पूछेगा, जो इस्ताई खां था, जो गवर्नर बनाकर भेजा था औरंगजेब ने, इसने बीजापुर राज्य से मिलकर शिवाजी को समाप्त करने की योजना बनाई थी। शिवाजी 15 अप्रैल 1663 ईस्वी को रात्रि में चुपके से पूना में प्रवेश कर, है ना, मतलब जो साईं इस्ता खां के महल पर इन्होंने आक्रमण कर दिया था। इस आक्रमण के कारण मुगल सेना को काफ़ी क्षति पहुंची, शिवाजी की प्रतिष्ठा में वृद्धि हो गई थी, है ना। याद रखना, कब आक्रमण किया था चुपके से साईं इस्ता खां के महल पर, तो ये आक्रमण किया था शिवाजी ने 15 अप्रैल 1663 ईस्वी को रात्रि में चुपके से पूना में। ठीक है ना, याद रखो। अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। 1664 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत पर धावा बोल दिया। सूरत गुजरात, याद रखना, शिवाजी ने धावा कब बोला, 1664 ईस्वी में। यह मुगलों का एक महत्वपूर्ण किला था। उसने 4 दिन तक लगातार नगर को लूटा था। शिवाजी ने सूरत सूरत यहाँ आपको पता है किला बना रखा था मुगलों ने अपना, तो उसने 4 दिन तक लगातार शिवाजी ने लूटा था 1664 ईस्वी में, याद रखना। शाइस्ता खां के असफल के होने के बाद औरंगजेब शिवाजी को कुचलने हेतु आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह को दक्षिण से इन्होंने भेजा, है ना भाई। जब शाइस्ता असफल हो गया, उसके बाद में औरंगजेब ने शिवाजी को मारने के लिए, कुचलने के लिए आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह को दक्षिण से भेजा था। जयसिंह के नेतृत्व में पुरंदर के किले पर मुगलों की विजय तथा रायगढ़ की घेराबंदी के बाद जून 1665 ईस्वी में मुगलों और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुई थी। ठीक है ना, मुगल भी कैड़े पड़ गए थे शिवाजी के लिए। रायगढ़ की संधि, रायगढ़ की घेराबंदी की गई, और पुरंदर की जो संधि है ये किस किस के बीच हुई थी, तो मुगलों और शिवाजी के बीच हुई थी। ये क्वेश्चन आ चुका है। जयसिंह के नेतृत्व में पुरंदर के किले पर मुगलों की विजय प्राप्त हुई। ठीक है ना, पुरंदर के किले पर मुगल जीत गए। रायगढ़ की घेराबंदी के बाद 1665 ईस्वी में मुगलों और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुई थी। शिवाजी ने मुगलों के विरुद्ध 1670 ईस्वी में युद्ध छेड़कर पुरंदर की संधि द्वारा खोए हुए कुलह को पुनः जीत लिया, है ना। जो पुरंदर की संधि द्वारा उसने अपना खो दिया था, है ना, उसे द्वारा से जीत लिया। कब, 1670 ईस्वी में मुगलों के विरुद्ध ही। 1670 ईस्वी में ही शिवाजी ने सूरत को लूटा और मुगलों से चौथ नाम का कर चलता था, कर, उसकी मांग की। चौथ कर की मांग मुगलों से किसने की, शिवाजी ने। कब की, 1670 में। और 1670 में सूरत गुजरात को फिर से लूटा था। शिवाजी ने 1674 ईस्वी में रायगढ़ के किले में छत्रपति की उपाधि के साथ अपना राज्य अभिषेक कराया था। इसने, शिवाजी ने, रायगढ़ का किला था, तो आपसे पूछेगा छत्रपति की उपाधि, है ना, के साथ अपना राज्याभिषेक किसने कराया, तो छत्रपति शिवाजी ने कराया था। कहाँ पे, रायगढ़ के किले में छत्रपति की उपाधि के साथ। ठीक है ना, राज्याभिषेक कराया था इसने। अपने राज्याभिषेक के बाद शिवाजी का अंतिम महत्वपूर्ण अभियान 1676 ईस्वी में कर्नाटक अभियान था। 12 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपसे पूछेगा 12 अप्रैल 1680 ईस्वी को किसकी मृत्यु हुई, या फिर शिवाजी की मृत्यु कब हुई, 12 अप्रैल 1680 ईस्वी को। ठीक है ना, याद रखो। शिवाजी का प्रशासन, इस पर एक बार नजर डाल लो।
शिवाजी की प्रशासन व्यवस्था अधिकांशतः दक्कन की सल्तनत से ली गई थी। तो आपसे पूछेगा प्रशासन व्यवस्था कहाँ से ली गई थी? दक्कन की सल्तनत से, जिसके शीर्ष पर छत्रपति होता था। शिवाजी ने अष्टप्रधान नामक मंत्रियों की एक परिषद की स्थापना की। तो आपसे पूछेगा अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद की स्थापना किसने की? शिवाजी ने, है ना। ये मंत्री सचिव के रूप में प्रशासन का कार्यभार संभालते थे। किसके रूप में? सचिव के रूप में, ठीक है ना, याद रखना। शिवाजी के अष्टप्रधान में निम्नलिखित थे। अष्टप्रधान में मतलब 8 थे। पहला था 8 में पेशवा। इस पद का व्यक्ति राजा और राज्य का प्रधानमंत्री होता था। याद रखना, पेशवा, पेशवा क्या था? इस पद का जो व्यक्ति होता था वो राजा और राज्य का प्रधानमंत्री होता था। दूसरा, मजूमदार या अमात्य। इस पद पर अमीन या इस पद पर आसीन व्यक्ति राज्य की आय और व्यय का हिसाब रखता था। तो अमात्य क्या करते थे भाई? अष्टप्रधान में मतलब 8 लोग प्रधान थे, यहाँ पे पद प्रधान थे अष्टप्रधान, ठीक है ना, याद रखना। तो मजूमदार या अमात्य इस पद पर आसीन व्यक्ति राज्य की आय और व्यय का हिसाब रखता था। तो आपसे पूछेगा आय और व्यय का हिसाब कौन रखता था? पेशवा, मजूमदार, है ना, इस टाइप से ऑप्शन बना के देगा आप लोगों को। अगला, बाकिया नवीस क्या करता था? यह व्यक्ति सूचना, गुप्तचर, संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष होता था। अगला यहाँ पे है चिटनीस। इसका काम क्या था? इस व्यक्ति का काम था राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखना, है ना, याद रखना। इस पद का व्यक्ति राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखता था। दबीर या मुयंत ये क्या काम करता था? यह विदेशी मामलों का कार्यभार संभालता था। तो आपसे पूछेगा शिवाजी के राज्य में विदेशी राज्यों का कार्यभार कौन संभालता था? दबीर या मुयंत, है ना। पत्र व्यवहार का, राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य कौन देखता था? ये चिटनीस देखता था। सेनापति या सर ए नौबत यह सेना के प्रबंधन का कार्य संभालता था, याद रखना। तो सेना के प्रबंधन का कार्य कौन संभालता था? सेनापति या सर ए नौबत। पंडित राव यह विद्वानों एवं धार्मिक कार्यों के लिए दिए जाने वाले अनुदान का दायित्व संभालता था। तो दायित्व को कौन संभालता था? पंडित राव। न्यायाधीश क्या संभालता था? यह न्यायपालिका का प्रमुख होता था। आपसे पूछेगा न्यायपालिका का प्रमुख कौन होता था? न्यायाधीश। शिवाजी ने अपने राज्य को 4 प्रांतों में विभक्त किया था। कितने प्रांत में बटा हुआ था? 4 प्रांत में, और प्रत्येक प्रांत का एक वायसराय के अधीन होता था। तो आपसे पूछेगा शिवाजी का जो राज्य था वो कितने प्रांत में डिवाइड था? 4 प्रांत में, और एक प्रांत का प्रत्येक एक वायसराय भी होता था, उसी के अधीन वो हुआ करता था प्रांत, ठीक है ना। प्रांतों के विकास के लिए इसको परगनों और तालुओं, है ना, परगनों और तालुकों में बांटा गया था। तो आपसे पूछेगा प्रांतों के विकास के लिए किस में बांटा गया था? परगनों और तालुकों में। शिवाजी की सैन्य व्यवस्था देखिए भाई जरा। शिवाजी की सेना को 2 भागों में विभाजित किया गया था, एक बरगीर और एक थी सिलेदार। तो शिवाजी की सेना को कितने भागों में? 2 भागों में, एक बरगीर और सिलेदार। यह बरगीर सेना क्या थी? छत्रपति द्वारा नियुक्त की जाती थी, है ना, जिसे राज्य की ओर से वेतन एवं सुविधाएं प्रदान की जाती थी। ये सिलेदार क्या थी? ये एक ऐसे सैनिक थे जो स्वतंत्र और मतलब स्वयं अस्त्र शस्त्र रखते थे। तो आपसे पूछ सकता है सिलेदार कौन थे? तो सिलेदार शिवाजी की सैन्य व्यवस्था में थे। 2 प्रकार की सेना थी, एक बरगीर और एक सिलेदार। बरगीर का मैंने बताया ये छत्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते थे, जिसके वेतन भत्ते इत्यादि जो है वो राज्य की ओर से देखे जाते थे, ठीक ना, और सुविधाएं प्रदान की जाती थी। सिलेदार ऐसे सैनिक थे जो स्वतंत्र और स्वयं अस्त्र शस्त्र रखते थे। शिवाजी द्वारा नौसेना की भी स्थापना की गई। तो आपसे पूछेगा नौसेना की स्थापना किसके द्वारा की गई? शिवाजी के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला पॉइंट, पहाड़ी लड़ाकू जाति गावली सैनिक शिवाजी के अंगरक्षक थे। तो आपसे पूछेगा शिवाजी के अंगरक्षक कौन थे? तो शिवाजी के अंगरक्षक थे पहाड़ी लड़ाकू जाति गावली सैनिक, याद रखना। शिवाजी की सेना में मुसलमान सैनिक भी थे, लेकिन उनकी सेना में स्त्रियों के लिए स्थान नहीं था। तो किसकी सेना में स्त्रियों के लिए स्थान नहीं था? शिवाजी की। मुसलमान सैनिक शामिल कर रखे थे। शाही घुड़सवार सैनिक को पागा कहा जाता था। जो शाही घुड़सवार सैनिक थे शिवाजी के काल में उन्हें पागा कहते थे, है ना। सरे नौबत ये संपूर्ण घुड़सवार सेना का प्रधान होता था। तो आपसे पूछेगा सरे नौबत कौन होता था? ये संपूर्ण घुड़सवार जो घुड़सवार सेना थी उसका प्रधान होता था। देखिए इनके बाद आए थे संभाजी। शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके 2 पुत्र संभाजी और राजाराम के बीच मराठा साम्राज्य के उत्तराधिकार के लिए संघर्ष छिड़ गया।
संभाजी 20 जुलाई 1680 ईस्वी को मराठा साम्राज्य के अगले शासक हुए। तो मराठा साम्राज्य में पहला पद आता है शिवाजी का, दूसरा पद आता है संभाजी का। अब 20 जुलाई 1680 ईस्वी को मराठा साम्राज्य के अगले शासक हुए कौन? संभाजी, याद रखो। और ये किसके पुत्र थे? तो देखिए ये याद रखना, संभाजी और राजा राम ये पुत्र थे शिवाजी के। अगला पॉइंट देखिए, संभाजी ने एक उत्तराधिकार या एक उत्तर भारतीय ब्राह्मण कवि कलश को प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त किया। तो आपसे पूछेगा कि जो कवि कलश जो कि ब्राह्मण कवि कलश जो कि उत्तर भारतीय ब्राह्मण कवि कलश को प्रधान या फिर प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त किसने किया? संभाजी ने। औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय को संभाजी ने 1681 ईस्वी में शरण दी थी। तो आपसे पूछ सकता है, औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय को किसने शरण दी? संभाजी ने 1681 में। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो मराठा साम्राज्य था ना और मुगल साम्राज्य था, ये एक साथ चले थे, ठीक ना। मैंने एक लाइन बोला था शुरू में कि भाई शिवाजी ने मराठा साम्राज्य का पतन किया, उस लाइन को एडिट कर लेना, ठीक है ना दोस्तों, याद रखना। केवल मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे ये, ठीक है ना, क्योंकि लगातार जो मुगल काल था वो भी चलता रहा, लगातार ये भी चलता रहा था, ठीक है ना, याद रखना। औरंगजेब ने 16 मार्च मतलब औरंगजेब ने मार्च 1689 ईस्वी में संभाजी की हत्या कर मराठा राजधानी रायगढ़ पर अपना अधिकार कर लिया था। देखो यहाँ से ये सारी चीज़ क्लियर हुई कि मुगल काल भी चल रहा था, मुगल वंश भी चल रहा था और मराठा भी चल रहा था। देख लो आप लोग, इनका संघर्ष चल रहा था आपस में। तभी औरंगजेब ने 1689 ईस्वी में संभाजी की हत्या कर मराठा राजधानी रायगढ़, जो मराठा राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़। पूछ सकता है मराठा राज्य की राजधानी, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़। तो मराठा राज्य की जो राजधानी थी ना रायगढ़, इस पर अपना अधिकार कर लिया था औरंगजेब ने इसी समय संभाजी के पुत्र शाहू को रायगढ़ के किले में बंदी बना लिया था, ठीक है ना। संभाजी का पुत्र भी था शाहू, उसे भी रायगढ़ के किले में बंदी बनाया था किसने? औरंगजेब ने। क्रूर शासक था ये एक। अगला देखिए राजा राम के बारे में, क्योंकि ये इनका दूसरा पुत्र था छत्रपति शिवाजी का। तो संभाजी की मृत्यु के बाद राजा राम को मराठा साम्राज्य का छत्रपति घोषित कर दिया था। मुगलों के आक्रमण के भय से राजा राम अपनी राजधानी रायगढ़ से जिंजी ले गया, है ना। तो आपसे पूछेगा रायगढ़ से राजधानी को जिंजी कौन ले गया? राजा राम। किसके भय से? मुगल आक्रमण के भय से। 1698 ईस्वी तक जिंजी मुगलों के विरुद्ध मराठा गतिविधियों को, है ना, केंद्र बनाता रहा या फिर केंद्र रहा। तो 1698 ईस्वी तक जिंजी मुगलों के विरुद्ध मराठा गतिविधियों का केंद्र रहा। 1699 ईस्वी में सतारा मराठों की राजधानी बना। तो आपसे पूछेगा सतारा मराठों की राजधानी कब बना? 1699 ईस्वी में। राजा राम स्वयं को संभाजी के पुत्र शाहू का प्रतिनिधि मानकर गद्दी पर कभी नहीं बैठा। राजा राम के नेतृत्व में मराठों ने मुगलों के विरुद्ध स्वतंत्रता के लिए अभियान शुरू कर दिया, जो कि 1700 ईस्वी तक चलता रहा। राजा राम की मृत्यु के बाद 1700 ईस्वी में उसकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बैठाया और मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जारी रहा। राजा राम की मृत्यु के बाद, है ना, उसकी विधवा पत्नी थी ताराबाई। तो ताराबाई किसकी पत्नी थी? राजा राम की। उनका 4 वर्षीय पुत्र था शिवाजी द्वितीय, ये गद्दी पर बैठा और मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा इसने। शाहू 1707 से 1748 में, इसकी कहानी सुन लीजिए। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्र बहादुर शाह प्रथम ने संभाजी के पुत्र शाहू को कैद कर या कैद से मुक्त कर दिया था। तो आपसे पूछेगा कि जो कैद से मुक्त किया गया था शाहू को, वो किसके द्वारा किया गया था? औरंगजेब के पुत्र बहादुर शाह प्रथम ने संभाजी के पुत्र शाहू को कैद से मुक्त कर दिया था। शाहू और ताराबाई के मध्य खेड़ा का युद्ध हुआ अक्टूबर 1707 ईस्वी में, ठीक है ना। ताराबाई के मध्य, शाहू और ताराबाई के मध्य खेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें शाहू बालाजी विश्वनाथ की मदद से विजयी हुआ। तो आपसे पूछ सकता है कि खेड़ा वाला जो युद्ध है वो कब हुआ? 1707 में, ठीक है। कौन विजयी हुआ? जिसमें शाहू विजयी हुआ बालाजी विश्वनाथ की मदद से, ठीक है ना। ताराबाई कौन थी? आपको पता है, राजा राम की पत्नी थी,
4 वर्षीय पुत्र इसका शिवाजी द्वितीय गद्दी पर बैठा था। इसी को युद्ध करना पड़ गया था साहू से, ठीक ना, साहू से। ये देखो संभाजी का पुत्र था साहू और खुद ही आपस में लड़ने लगे, बस गद्दी की लड़ाई थी, ठीक है। साहू ने 1713 ईस्वी में बालाजी को पेशवा के पद पर नियुक्त किया। 1713 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ की नियुक्ति के साथ ही पेशवा पद शक्तिशाली हो गया। छत्रपति जो नाम का था वो नाम मात्र का ही शासक रह गया, ठीक ना, छत्रपति नाम मात्र का ही शासक रह गया था, याद रखो। आगे बढ़ते, पेशवाओं के अधीन मराठा साम्राज्य, क्योंकि पेशवा देखिए यहां पर दे दिया था, ये देखो साहू ने 1713 ईस्वी में बालाजी को पेशवा के पद पर नियुक्त किया। साहू ने नियुक्त किया था 1713 में, बालाजी विश्वनाथ की नियुक्ति के साथ पेशवा पद शक्तिशाली हो गया, छत्रपति केवल नाम मात्र का शासक रह गया। अब यहीं से आगे देखिए, पेशवाओं के अधीन मराठा, बालाजी विश्वनाथ 1713 ईस्वी से 1720। देखिए बालाजी विश्वनाथ प्रारंभ में अपना राजनीतिक जीवन एक छोटे से राजस्व अधिकारी के रूप में शुरू किया था। इसने, यह एक ब्राह्मण था बालाजी विश्वनाथ, ठीक है ना, याद रखो कौन था, एक ब्राह्मण था। इसने शुरुआत में राजनीतिक जीवन छोटे से राजस्व अधिकारी के रूप में शुरू किया था। बालाजी विश्वनाथ की सबसे बड़ी उपलब्धि मुगलों तथा मराठों के मध्य एक स्थायी समझौता इसने कराया था। तो आपसे पूछेगा मुगलों तथा मराठों के मध्य स्थायी परमानेंट समझौता किसने कराया, तो बालाजी विश्वनाथ ने कराया था। आगे बढ़ते हैं, बालाजी विश्वनाथ की सबसे बड़ी उपलब्धि, ये मैंने बता दिया, इसको सम्राट निर्माता भी कहा जाता है। तो आपसे पूछेगा सम्राट निर्माता किसे कहा जाता है, बालाजी विश्वनाथ को, याद रखना। इसने अपनी एक बड़ी सेना भेजकर सैयद बंधुओं की सहायता की थी। तो सैयद बंधुओं की सहायता किसने की थी, बालाजी विश्वनाथ, जो मुगल इतिहास में किंग मेकर के रूप में प्रसिद्ध है, ठीक ना, किंग मेकर के रूप में प्रसिद्ध है मुगल इतिहास में, याद रखो। इतिहासकार टोप्पल ने मुगल सूबेदार हुसैन अली तथा बालाजी विश्वनाथ के बीच 1719 में हुई संधि को मराठा साम्राज्य में मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी है। तो मराठा साम्राज्य में मैग्ना कार्टा की संज्ञा किसे दी गई है, तो याद रखना, इतिहासकार टोप्पल ने मुगल सूबेदार हुसैन अली तथा बालाजी विश्वनाथ के बीच 1719 में हुई संधि को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी है, दोस्त याद रखो। अगला नंबर आया बाजीराव प्रथम, जो कि 1720 से 1740 तक रहे। बालाजी विश्वनाथ की 1720 ईस्वी में मृत्यु के बाद उसके पुत्र बाजीराव प्रथम को साहू ने पेशवा नियुक्त किया। पेशवा का पद चलता था, साहू ने उसे पेशवा नियुक्त किया। आगे 1724 ईस्वी में सूकर खेड़ा के युद्ध में मराठों की मदद से निजाम उल मुल्क ने दक्कन में मुगल सूबेदार मुबारिज खान को परास्त कर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। कब की थी, 1724 ईस्वी में। सूकर खेड़ा का युद्ध था। तो आपसे पूछेगा सूकर खेड़ा का युद्ध कब हुआ, भारत के इतिहास में अनेक युद्ध हुए, 1724 में। इसमें हुआ क्या था, मराठों की मदद से निजाम उल मुल्क ने दक्कन में मुगल सूबेदार, मराठों ने मदद की निजाम उल मुल्क की, दक्कन में मुगल सूबेदार मुबारिज खान को परास्त कर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करती थी निजाम उल मुल्क ने। निजाम उल मुल्क ने अपनी स्थिति मजबूत करने के बाद मराठों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी। बाजीराव प्रथम ने 1728 ईस्वी में पालखेड़ा के युद्ध में निजाम उल मुल्क को पराजित कर दिया। तो भाई पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ, 1728 ईस्वी में, ठीक है ना। निजाम उल मुल्क ने किसको पराजित कर दिया, मतलब निजाम उल मुल्क को किसने पराजित कर दिया, बाजीराव प्रथम ने इन्हें पराजित कर दिया। 1728 ईस्वी में ही निजाम उल मुल्क को बाजीराव प्रथम के बीच एक मुंशी शिवगाम की संधि, आपसे पूछेगा मुंशी शिवगाम की संधि किस किस के बीच हुई, तो निजाम उल मुल्क और बाजीराव प्रथम के बीच हुई थी, जिसमें निजाम ने मराठों को चौथ, जो कि कर था, एवं सरदेश मुखी, ये भी कर था, देना स्वीकार कर लिया। सरदेश मुखी और चौथ कर मराठों को देना स्वीकार कर लिया था, किसने, निजाम उल मुल्क ने, ठीक है, याद रखना ये चीज़। ये मुगल था, ये मुगल दक्कन में मुगल सूबेदार मुबारिज खान को स्वतंत्र मतलब पराजित कर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, किसने, निजाम उल मुल्क ने। और निजाम उल मुल्क ने फिर क्या किया, फिर बाजीराव प्रथम पर ही हमला कर दिया, उसने पराजित कर दिया उसे, ठीक है। बाजीराव प्रथम ने हिंदू पातशाही के आदर्शों के प्रसार के लिए प्रयत्न किया। बाजीराव प्रथम ने शिवाजी की गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाया। तो आपसे पूछेगा गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को किसने अपनाया, बाजीराव प्रथम ने शिवाजी की गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाया था।
अगला पॉइंट, 1739 ईस्वी में बाजीराव प्रथम ने पुर्तगालियों से सालसीट तथा बेसिन छीन लिया। तो आपसे पूछेगा पुर्तगालियों से सालसीट तथा बेसिन किसने छीना? बाजीराव प्रथम ने कब छीना? 1739 में। बालाजी बाजीराव प्रथम ने ग्वालियर के सिंधिया, गायकवाड़, इंदौर के होलकर और नागपुर के भोसले शासकों को सम्मिलित कर एक मराठा मंडल की स्थापना की। मराठा मंडल की स्थापना किसने की? बालाजी बाजीराव ने। कौन कौन शामिल थे उसमें? ग्वालियर के सिंधिया, गायकवाड़, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले शासक आदि शामिल थे। अगला पॉइंट है, बालाजी बाजीराव 1740 ईस्वी से 1761 तक ये रहे। ठीक है ना। देखिए, बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव, है ना, प्रथम नया पेशवा बना। नाना साहेब के नाम से भी ये जाना जाता है। नाना साहेब के नाम से कौन जाना जाता है? बालाजी बाजीराव, ये पेशवा था। ठीक है ना। इनकी मृत्यु यानी कि बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद ये बना था। बालाजी बाजीराव पेशवा काल में पूना मराठा जाति का केंद्र बन गया। तो आपसे पूछेगा किसके काल में पूना मराठा जाति का केंद्र बना गया, मतलब केंद्र हो गया? तो बालाजी बाजीराव पेशवा के काल में। अगला पॉइंट, बालाजी बाजीराव की शासनकाल में 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। यह युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछेगा पानीपत का तृतीय युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। ठीक है। बालाजी बाजीराव के शासनकाल में हुआ था 1761 में। इस युद्ध में मराठों की पराजय हुई, है ना। विश्वास राव और सदाशिव राव सहित 28,000 सैनिक मारे गए। याद रखो। अगला पॉइंट, माधव राय, इनके बाद आया माधव राय। बालाजी बाजीराव के बाद 1761 से 1772 तक रहा। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की पराजय के बाद माधव राय को पेशवा बनाया गया। माधव राय की सबसे बड़ी सफलता मालवा और बुंदेलखंड की विजय थी। तो मालवा और बुंदेलखंड की विजय किसने प्राप्त की? माधव राय ने। ये जो कि सबसे बड़ी उपलब्धि थी इसकी। माधव राय ने 1763 ईस्वी में उदगीर के युद्ध में हैदराबाद के निजामों को पराजित किया। तो हैदराबाद के निजाम को पराजित किसने किया? माधव राय ने। कब किया? 1763 में। कौन सा युद्ध था? उदगीर का युद्ध, है ना। माधव राय और निजामों के बीच राक्षस भवन की संधि हुई थी। तो आपसे पूछेगा राक्षस भवन की संधि किस किस के बीच हुई? माधव राय और निजामों के बीच। ये हैदराबाद के निजाम थे दोस्त, याद रखना। आगे, माधव राय की सबसे बड़ी सफलता ये मैंने बता दिया, ये भी मैंने आप लोगों को पॉइंट बता दिया राक्षस संधि वाली। 1771 ईस्वी में मैसूर के हैदर अली को पराजित कर उसने नरजाना देने के लिए बाध्य कर दिया। नरजाना नाम का भी भैया एक कर था, है ना, नरजाना नाम का भी। तो 1771 ईस्वी की बात है। मैसूर जो कि कर्नाटक में है वर्तमान में। तो 1771 ईस्वी में मैसूर के हैदर अली को पराजित कर उसे नजराना नजराना देने के लिए बाध्य कर दिया। किसने? माधव राय ने। याद रखना। माधव राय ने रोहेलों, राजपूतों और जाटों को अधीन लाकर उत्तर भारत पर मराठों का वर्चस्व स्थापित किया। किसने? रोहेलों, रोहेलखंड के जो रोहेले थे उनको लाया, राजपूतों को लाया, जाटों को अपने अधीन किया इसने, और फिर किया कि मराठों का वर्चस्व स्थापित किया। 1771 ईस्वी में माधव राय के शासनकाल में मराठों, जो कि निर्वासित मुगल बादशाह शाह आलम को दिल्ली की गद्दी पर बैठाकर पेंशन भोगी बना दिया, है ना। चलिए, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन सा था? आपको पता है, शाह आलम तो दिए हैं, बहादुर शाह जफर। मुझे बताएंगे आप लोग कमेंट करके। तो भाई 1771 ईस्वी में माधव राय के शासनकाल में मराठों, जो कि निर्वासित मुगल बादशाह शाह आलम को दिल्ली की गद्दी पर बैठाकर पेंशन भोगी बना दिया। नवंबर 1772 ईस्वी में माधव राय की क्षय रोग के कारण, टीबी के कारण, क्षय रोग के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना। चलिए, अगला पॉइंट, नारायण राव आया 1772 से 1774 तक रहा। माधव राय की अपनी कोई संतान नहीं थी, अतः माधव राय की मृत्यु के उपरांत उसके छोटे भाई नारायण राव को पेशवा बना दिया गया। नारायण राव का अपने चाचा राघवा से गद्दी को लेकर लंबे समय तक संघर्ष रहा, जिसमें अंततः राघवा ने 1774 ईस्वी में नारायण राय की हत्या कर दी थी। तो आपसे पूछेगा नारायण राव की हत्या किसने की थी? उसके चाचा ने की थी, राघोबा ने, है ना। राघोबा ने गद्दी को लेकर इसकी हत्या कर दी थी 1774 में। अगला, माधव नारायण। देखिए, माधव नारायण 1774 ईस्वी में पेशवा नारायण राव की हत्या के बाद उसके पुत्र माधव नारायण को पेशवा की गद्दी पर बैठाया गया था। ठीक है ना। याद रखना ये चीज भी।
अभी भी बच रहा है भाई। आगे बढ़िए। इसके समय में नाना फडणवीस के नेतृत्व में काउंसिल ऑफ रीजेंस का गठन किया गया था, जिसके हाथों में वास्तविक प्रशासन हुआ करता था। नाना फडणवीस के नेतृत्व में काउंसिल ऑफ रीजेंस का गठन किया गया था। इसके काल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, जो कि 17 मई 1882 ईस्वी को सालबाई की संधि द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त कर दिया गया। यह संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच हुई थी। आपसे पूछेगा सालबाई की संधि किस किस के बीच हुई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच हुई थी। यह प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त होने के बाद हुई थी। टीपू सुल्तान को 1792 ईस्वी में तथा हैदराबाद के निजाम को 1795 ईस्वी में परास्त करने के बाद मराठा शक्ति एक बार पुनः स्थापित हो गई थी। बाजीराव द्वितीय, देखिए माधव नारायण की मृत्यु के बाद राघवा का पुत्र बाजीराव द्वितीय पेशवा बना। तो आपसे पूछेगा माधव नारायण की मृत्यु के बाद कौन बना? तो राघवा का पुत्र बना था, बाजीराव द्वितीय पेशवा बना था। 1802 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय के बेसिन की संधि के द्वारा अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार कर लेने के बाद मराठों का आपसी विवाद पटल आ गया। सिंधिया तथा भोसले ने अंग्रेजों के साथ की गई इस संधि का कड़ा विरोध किया। द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में सिंधिया और भोसले को पराजित कर अंग्रेजों ने सिंधिया और भोसले को अलग अलग संधि करने के लिए विवश कर दिया। 1803 ईस्वी में अंग्रेजों और भोसलों के साथ देवगांव की संधि है ना कर कटक और वर्धा नदी के पश्चिम क्षेत्र पर अपना जो अधिकार है वो जमा लिया। अंग्रेज चालू हो गए थे यहाँ पे दोस्त, ठीक है ना। अंग्रेजों ने 1803 ईस्वी में ही सिंधिया से सुरजी अर्जन गांव की संधि कर, है ना भाई, उसे गंगा तथा यमुना के क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी को देने के लिए बाध्य किया था। 1804 ईस्वी में अंग्रेजों तथा होलकरों के बीच तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। तो आपसे पूछेगा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किस किस के बीच हुआ? अंग्रेजों तथा होलकरों के बीच, जिसमें पराजित होकर होलकरों ने अंग्रेजों के साथ राजपुर घाट पर संधि की। मराठा शक्ति का पतन 1817 से 1818 ईस्वी में हो गया, जब स्वयं पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अपने को पूरी तरह अंग्रेजों के अधीन कर दिया था। अगला बाजीराव द्वितीय द्वारा पूना प्रदेश को अंग्रेजी राज्य में विलय कर पेशवा पद को समाप्त कर दिया गया था। तो पेशवा पद को समाप्त कब किया गया था? जब बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों को अपने को पूरी तरह अंग्रेजों के अधीन कर लिया था, उसी समय पेशवा का पद समाप्त हो गया था। बाजीराव द्वितीय था उस समय।